रेजिडेंट्स ही नहीं हुए आप, आपको पता है एनआरआईज को ना 1% इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है और उनकी टोटल टैक्स फ्री इनकम होती है। लेट्स से कि मेरे घर में है एक आध लोग, तो उनकी फॉर एग्जांपल ऐसे डॉलर्स में उनकी पेमेंट है, तो लेट्स से मान लेते हैं अगर 45 आई थिंक लगभग 60 लाख के आसपास उनका ईयरली पैकेज है, तो कंप्लीट इनकम इज अ टैक्स फ्री। एज वेल एज उनको एनआरआई एफडीज में जो मार्केट अभी करंट रेट मैक्सिमम चल रहा है 7%, तो उनको 8% मिलता है एनआरआई एफडी। तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई वो गवर्नमेंट कहती है कि ये यूएस डॉलर को लेकर के विदेशी मुद्रा भंडार को हमारे भरने में मदद कर रहे हैं। यहीं से इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और वो हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि कहीं गलती से भी हम रेजिडेंट ना हो जाएं, क्योंकि उनको साल में भाई कुछ टाइम के लिए इंडिया रहना होता है, कुछ टाइम के लिए बाहर रहना होता है, मैक्सिमम टाइम के लिए बाहर रहना होता है। तो अगर वो गलती से भी रेजिडेंट अगर किसी भी साल प्रूफ हो जाते हैं, तो कंडीशन में क्या होगा, टैक्स उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा खासा होगा। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि उसके आधार पे ही तय होगा कि आप टैक्स यहाँ देंगे या फिर कहीं और देंगे। हाँ तथागत बोलो। फॉरेनर्स को टैक्स कम देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? मतलब मेरे को पता नहीं है इसका। कम देना पड़ता होगा। फॉरेनर से तुम्हारा मतलब क्या है? फॉरेनर बहुत ही वेट कम हुआ। नॉन रेजिडेंट एनआरआई। अरे एनआरआई को यहाँ नहीं देना है। नॉन रेजिडेंट इंडियन बन ही वो तब रहा है जब वो रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं उसका आ पा रहा है। रेजिडेंशियल स्टेटस पे की जो आपकी शर्तें हैं उससे बाहर है वो, तभी तो एनआरआई बना। और पैसा बाहर कमा रहा है, प्लेस ऑफ अप्रूवल बाहर है, तो बाहर की गवर्नमेंट तो उससे टैक्स वसूलेगी ही वसूलेगी, अगर वहां पे कोई टैक्स एप्लीकेबल है तो। अब जब इंडिया में तो नहीं वसूला जाएगा, है ना। टैक्स हेवन कंट्रीज दुबई वगैरह में तो इसीलिए लोग करते हैं कि भाई दुबई में यूएस वगैरह में कर रहे हैं, वहां पे टैक्स स्लैब्स इतनी ऊपर है, फर्क ही नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल टॉपिक। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में बड़ा सिंपल सा डाउट ऐसे ही भाई, लॉ इज वेरी क्लियर अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ 1961 कि आपका भाई 61 ही है ना कि 62 है? एक मिनट देखना जरा, ओल्ड एक्ट जो है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। तो आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, यस रेजिडेंशियल स्टेटस है, दैट इज इन सेक्शन 6। दो बातें समझना जरूरी है इनकम टैक्स एक्ट का। मतलब पर्सन का मतलब क्या है, हम तुम बस पर्सन का मतलब यहाँ पे HUF भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो फैमिली का पेपर हो चुका है ना, तुम लोग तो दे चुके हो, फाइनली घर में हो। HUF क्या होती है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द HUF? एनीवन? चलो ये नहीं बता सकते, बताओ इस HUF a separate legal entity apart from its members or not? नहीं, वोट करता का क्या मतलब हुआ? चलो ये पता करके रखना, काम आएगा तुम्हारे। जब तुम्हें काम आएगा तब पता चलेगा कि इस देश में HUF बनाने में, HUF के तौर पर रजिस्टर्ड होने में इनकम टैक्स के कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। बैक टू द टॉपिक। पर्सन की लिस्ट में आपके HUF, इंडिविजुअल्स, कंपनी एंड बॉडी ऑफ पर्संस एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब चीजें आपकी आएंगी। इन सबको हम पर्सन की लिस्ट में मानते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के मामले में। प्रश्न ये है कि चलिए सात्विक शर्मा इंडिया में है, यूएस में है, लंदन में है, सूडान में है, कहीं भी, इससे तो तय हो जाएगा कि मैं जहां हूं, ये प्रूफ भी कर सकते हैं कि मैं जहां हूं, उस आधार पे आपने तय कर लिया कि हाँ भाई इनका रेजिडेंशियल स्टेटस ये है। सिंपल। HUF में एक इंसान तो नहीं है, HUF में कई लोग हैं, बड़ी लंबी परिवार भी हो सकते हैं। उस कंडीशन में कैसे तय करोगे आप, बताइए? एक क्वेश्चन खड़ा हुआ, उस कंडीशन में हम कैसे तय करेंगे कि HUF इज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? मान लेते हैं आधा परिवार अमेरिका रहता है, आधा परिवार इंडिया रहता है। व्हाट यू विल से? एक और सवाल, चलो ये तो पहला सवाल आया। दूसरा सवाल, मान लेते हैं कंपनी का केस है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ कोई कंपनी है इंग्लैंड में व्यापार कर रही है, इंग्लैंड की कोई कंपनी इंडिया में व्यापार कर रही है,
व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसका बिजनेस कहीं और है, मैनेजमेंट कहीं और है, व्हाट दे विल डू, कैसे चेक करोगे, क्या ये तय करोगे कि हर इंसान पूरी कंपनी के मेंबर्स की तुम क्या बैठ करके पासपोर्ट चेक करोगे कि कब कौन कहाँ आ रहा है, कब कौन कहाँ जा रहा है, और जो लोग जितने दिन जहाँ है उस आधार पे होगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दो हम लोग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, एक प्रिंसिपल इंडिविजुअल्स के लिए और दूसरा प्रिंसिपल बाकी सबके लिए। जो इंडिविजुअल के लिए प्रिंसिपल है पहले उस पर बात कर लेते हैं, दैट इज सिंपली कि भाई कौन कितने दिन रहेगा, इंडिविजुअल माने हम लोग। तो एक सिंपल सी बात है, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए एक सिंपल ब्राउच बना रखे हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की, कि जो दो शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर रहा है उसको रेजिडेंट मानेंगे, और जो दोनों कोई नहीं पूरा कर रहा है उसको मानेंगे नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन माना जाएगा, या तो आप 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल मत समझ लेना, प्रीवियस ईयर तुम समझना इनकम टैक्स एक्ट का पिछला साल, इनकम टैक्स एक्ट का प्रीवियस ईयर, यानी कि अगर हम असेसमेंट बैठ के कर रहे हैं आज की तारीख में, तो अगर हम मान लो असेसमेंट हम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल दिसंबर नहीं अप्रैल है या जुलाई है, तो अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं जुलाई 2026 में, तो उसमें प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 का। तो उस प्रीवियस ईयर में जो आपका है, उस प्रीवियस ईयर में आप तकरीबन 182 दिन, तकरीबन नहीं एग्जैक्ट 182 डेज और मोर आप इंडिया में अगर रहे हो, देन यू आर रेजिडेंट। सिंपल, 182 days or more if you are in India in the previous year, then you are a resident. Is it? और लगा है OR, या मतलब कि एक शर्त ये हुई, अथवा दूसरी शर्त क्या है कि 60 days और मोर, 60 दिन या उससे ज्यादा आप रहे हो प्रीवियस ईयर में, उसके अलावा 365 डेज और मोर रहे हो आप लास्ट 4 years में। मतलब या तो आप 182 दिन या उससे ज्यादा रहे हो प्रीवियस ईयर में, या फिर आप 60 दिन रहे हो प्रीवियस ईयर में और 365 दिन या उससे ज्यादा आप रहे हो उसके पिछले 4 सालों में। समझ में आ रही है बात? इन दोनों में से कोई भी शर्त अगर पूरी हो रही है, देन यू आर अ रेजिडेंट, और ये दोनों ही पूरी नहीं हो रही, देन यू आर अ रेजिडेंट। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन? अब रेजिडेंट के नीचे भी दो कैटेगरीज आती है, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी कि रेजिडेंट तो है ये बंदा, लेकिन ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ROR और NOR। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए दो एडिशनल आपको शर्तों में जो है होना पड़ेगा, तब तक जाके आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। वो एक्स्ट्रा दो शर्तें क्या हैं, और वो दोनों साथ में फॉलो होती है। जैसे ऊपर वाली में से हमने क्या कहा है, 182 days और मोर और 60 days और मोर एंड 365 days और मोर इन द लास्ट 4 years। मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई एक शर्त अगर आपने पूरी कर दी, काम हो गया। लेकिन जो नीचे वाली एडिशनल जो दो शर्तें हैं, उनको दोनों को मानोगे तब कहीं जाकर के हम आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने। क्या दो शर्तें हैं कि आप पिछले 10 सालों में से तकरीबन 2 साल आप इंडिया में रहे हो, ठीक, इस ऐसे में भी आ रहा है आपके पास, या फिर साथ ही साथ पिछले 10 सालों में से कम 2 साल आप इंडिया में रहे हो, साथ ही साथ 730 डेज और मोर आपने लास्ट 7 years में बिताए। मतलब दो शर्तें हैं कि पहली बात कि पिछले 7 सालों में आपने 730 दिन से ज्यादा बिताए हो, 730 दिन या उससे ज्यादा बिताए हो, और पिछले 10 सालों में आप कम से कम 2 साल आप इंडिया में रहे, तब आपको मानेंगे वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब आपको लगेगा कि यार ये 10 साल तो 2 ही साल मांग रहे हैं, ऊपर तो ज्यादा मांग रहे हैं। ये बेसिकली उन चीजों के लिए होता है जब आप मल्टीपल टाइम्स अंदर आते जाते रहते हैं, और कई बार आप रेजिडेंट हैं, कई बार आप नॉन रेजिडेंट है, तो ये सारी एक्स्ट्रा शर्तें तब आपको समझ में आएंगी, तब आपको लॉजिकल लगेंगी। अभी तो आपको काफी लॉजिकल लग रही होगी, लेकिन तब लॉजिकल लगती है जब एक फंसा हुआ केस आपके सामने आता है डे टू डे लाइफ का, तब आपको लगता है कि अच्छा इस हिसाब से रेजिडेंट होगा, इस हिसाब से नॉन रेजिडेंट, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी आपको रेजिडेंट प्रूफ करना ताकि उससे आपसे टैक्स मिल सके, और आप चाहोगे हमेशा नॉन रेजिडेंट प्रूफ करना। समटाइम्स ऐसी चीजें भी होती है कि आप चाहोगे रेजिडेंट प्रूफ होना, गवर्नमेंट चाहेगी नॉन रेजिडेंट प्रूफ होना, तो एज द केस में भी चलती है। हाँ, ऐसे में आप बताओ आपका क्या डाउट? एक बार ये एडिशनल कंडीशन दोबारा रिपीट कर दोगे, यही वाली जो 10 साल पिछले 10 सालों में 2 साल आप यहाँ रहे हो, साथ ही साथ पिछले 7 सालों में 730 दिन आ रहा है 365 का डबल करके,
730 दिन और ज्यादा, मतलब 730 days और मोर यू शुड बी हियर। यानी कि पिछले 7 सालों में 730 days और मोर, और पिछले 10 सालों में 2 साल से ज्यादा। ये है। मतलब मैं क्या मुझे कह यहाँ रहा हूँ, 10 अभी साल ये तक रहना लॉजिकल चाहिए। नहीं लगेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी ये लॉजिकल नहीं लगेगी आपको ये शर्तें, इनको सिर्फ और सिर्फ रटने की जरूरत है अभी के लिए। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी कह रहा है रट लो। रीजन ये है कि अभी इसमें अगर टेक्निकलिटीज में जाओगे तो मुझे एक बड़ा लंबा चौड़ा एक एग्जांपल देना पड़ेगा जो तुम्हारे अभी किसी काम का नहीं है, ना उस पर कोई क्वेश्चन आना है, ना उस पर कोई केस आना है। अगर इनकम टैक्स में इंटरेस्ट है तो इनकम टैक्स के वकील हैं अपने पास में, इनकम टैक्स के कई सारे लॉयर्स परिचय में है। इनकम टैक्स में आफ्टर एग्जाम, वैसे भी मुझे अंडर द दूसरी प्लेसमेंट सेल के अंडर में मुझे कई सारे लेक्चर सीरीज तो करानी ही करानी है। तो या तो उसके अंडर में, या परिवर्तन सिंह के अंडर में, या फिर अंकित है ड्राफ्टी क्लब, मतलब सब हम ही लोगों की सारी चीजें हैं एक दूसरे की। तो कहने का मतलब है कि लेक्चर सीरीज कराई जा सकती है अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे इनकम टैक्स में। तो फालतू में ये नहीं हो, मतलब सॉरी टू से, बट ये नहीं पॉसिबल होगा कि एक स्पीकर आए, रिनाउंड स्पीकर आए और बच्चे उसमें इंटरेस्ट ना शो करें। तो संख्या होनी चाहिए, आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। इनकम टैक्स में अच्छे से फिर प्रॉपर लेक्चर कराएंगे मॉडर्न डेज लॉज के साथ में, सीए वगैरह सबको बुला करके अच्छे से लेक्चर कराएंगे। बैक टू द टॉपिक। तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस में इतना क्लियर हो गया। रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने क्या बोला कि प्रीवियस ईयर में हमने पहले बोल दिया कि रेजिडेंट होना चाहिए 182 डेज और मोर, और आपका 60 डेज प्लस 365 डेज और मोर। और आपका रेजिडेंट और न्यू रेजिडेंट में हमने दो और एडिशनल शर्तें मान ली कि 2 इयर्स आप रहे हो 10 साल पिछले 10 सालों में, और 730 डेज और मोर आप रहे हो पिछले 7 सालों में। ठीक है, ऐसे में आपका डाउट अभी ये टॉपिक के बाद आप प्लीज बताओ। चलो बताओ। सवाल था मेरा कि कौन डिसाइड करता है कि इतना दिन ये यहाँ पे रहा? इज इट थ्रू द पासपोर्ट वो आया है? ट्रैक कौन रखता है कि लेट्स से कोई एनआरआई है, वो फॉरेन से आया इंडिया, तो कौन ट्रैक रखेगा उसका कि वो कितना दिन रहा इंडिया में? क्यों नहीं ट्रैक रखेगा? जब आप फॉरेन से यहाँ पे आते हो तो पासपोर्ट पे आप इसकी स्टैंप लगती है ना, डिपार्टमेंट को सारी चीजें जाती हैं। आज की तारीख क्या, उससे पहले भी सारी चीजें ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड थी। ये भाई देखो, एक मैंने आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात कही, आप समझो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। डिपार्टमेंट हमेशा अपने फायदे के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी का नोटिस बना के आपको भेज देगा। सिंपल सी बात है। अब आपको, अगर आपको दिख रहा है कि अब मुझे रेजिडेंट, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें डिपार्टमेंट ने जो भी तुम्हें टैक्स लायबिलिटी बना करके भेजी, अगर उसमें तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा होगा, सब्जेक्टिव बात ये है सिंपल सी, तो तुम काहे, अगर डिपार्टमेंट ने मान लो तुम्हें मान लिया नॉन रेजिडेंट और उसमें तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम रेजिडेंट होते हुए भी नहीं जाओगे डिपार्टमेंट के पास। तुम बेवकूफ थोड़े हो कि नहीं नहीं सर आपने गलत असेसमेंट करी है, हम तो रेजिडेंट है और हमसे टैक्स ज्यादा बनता है, आप हमसे ले लो। हो गया, अरे तो अच्छी बात है, ना करें। और अगर डिपार्टमेंट तुम्हारा ज्यादा बना करके देगा तब तुम जाओगे कि नहीं साहब हम तो नॉन रेजिडेंट है, हमारा तो आपने फर्जी बना दिया। तो हमेशा, और ये असंभव है, असंभव, लगभग असंभव है, 2-4 एक्सेप्शन निकाला है तो अलग बात है, और ऐसे ही में फिर केस बनता है। लगभग असंभव है कि डिपार्टमेंट आपसे कम डिमांड डाले। डिपार्टमेंट हमेशा मैक्सिमम डिमांड ही भेजेगा आपके पास, जो भी उसके एंड से बन सकती है हर तरह से। तभी तो आप जाके उसको करोगे, डाउट करोगे, उस पर कहोगे कि नहीं साहब ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, है ना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा आपके ऊपर रहेगा, जो बेनिफिशियरी है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। ठीक है, और ये जो डिटेल्स और ये जो डेट, मतलब शर्तें लिखी हुई है, ये तो इनकम टैक्स एक्ट की है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कोई कोर्ट ने नहीं बताया है। वापस से आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्लियर है, किसी को कोई डाउट, एनीवन हैव एनी डाउट? तो एक प्रिंसिपल तो ये वाला हो गया इंडिविजुअल्स के लिए। सेकंड प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट, ध्यान रखना, पूरी बात ध्यान रखना, एचयूएफ हो कंपनी हो, दोनों में यही रूल लगेगा। अगर कंट्रोल, अभी 3 केसेस है, 3 केसेस में ये बात आपको समझ में आएगी। अगर किसी भी कंपनी, एचयूएफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्संस, किसी का भी अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह से या फिर 1% भी, होली और पार्शियली, कंप्लीटली, मतलब होली पूरी तरह से, या फिर थोड़ा परसेंट, मान लो 10%, 5% भी अगर इंडिया में है तो उसको रेजिडेंट मानेंगे। अगर 100% आउट ऑफ इंडिया है तब हम उसे नॉन रेजिडेंट मानेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर 1% भी उसका पार्ट कंट्रोल का इंडिया के अंदर है तो उसे रेजिडेंट मानेंगे, बाहर है तो नॉन रेजिडेंट मानेंगे। आप कहोगे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? बट ऑब्वियसली बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और पर्सन के ऊपर आएगा, क्योंकि अगर आप इंडिया में होगे तभी आपके ऊपर इंडिया की टैक्स लायबिलिटी लगेगी, अगर इंडिया से बाहर रहोगे तो वहां की लगेगी। तो आप दो जगह तो नहीं भरोगे, या फिर आप तो प्रयास करोगे कि हम दोनों ही जगह से बचा लें, एज द केस में भी। तो कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को यही चाहता है कि हम टैक्स ना भरें, तो बट ऑब्वियसली बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कुछ भी, एनीवन? अरे चार्जर लगाना पड़ेगा, 1 मिनट दे।
ठीक है, सो अब यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम अपने अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अ VVRNM सुब्बैया चेट्टियार वर्सेस CIT। सुब्बैया चेट्टियार, हाँ ये है। What is the residential status of an HUL? ये एक क्वेश्चन है। अगर वो पूरी तरीके से बाहर रहती है, मतलब पूरी हिंदी में डिवाइडेड फैमिली रहती ही बाहर है, सब कुछ बाहर है, लेकिन उसका एक घर जो फैमिली का करता था, उसकी मदर का घर जो था वो इंडिया में था। कहानी कुछ यूं है कि ये बाहर सिलोन में इनका पूरा बिजनेस है। सिलोन माने उस समय का सिलोन। और ये केस कब का है? ये आई थिंक 1920 के टाइम का केस है। कब का है ये केस? है 1951 का। हाँ, तो उस समय पे इनकम टैक्स 1922 लागू था ब्रिटिश इंडिया का, हमारा नहीं। 1961 का हमारा एक्ट है, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। और अब तो नया इनकम टैक्स कोड ले आए हैं। अभी आई थिंक पास हुआ है कि नहीं हुआ है नया वाला इनकम टैक्स अभी? एनीवन? नहीं पता, कोई बात नहीं। तो आपका जो उस समय का ये जो केस है, ये इनकम टैक्स है 1922 के हिसाब से। जरा एक मिनट पता करके बताओ, कोई जरा गूगल पे चेक करो अभी कि अभी नया वाला इनकम टैक्स कोड जो इन्होंने अभी बनाया था, जो अभी लागू हुआ है कि नहीं हुआ। VVRNM चेट्टियार वाला जो आपका केस है, इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि HUL जो है वो सिलोन यानी कि श्रीलंका, आज का श्रीलंका, उस समय का सिलोन, उसमें बिजनेस करती थी, सारा सब कुछ करती थी। घर भाई साहब का एक इंडिया में भी था। 7 बार आपका जो करता है HUF का वो इंडिया आया और तकरीबन 100 दिन, एक दिन यहाँ पे रहा। नॉट 182 days, 101 days ओनली। HUF का कंट्रोलर और मैनेजर हम किसको मानते हैं? हम मानते हैं कर्ता को। क्या हमने बताया था? कर्ता's पोजीशन इज अ सुई जेनरिस इन नेचर, अपने आप में अनोखी पोजीशन है उसकी, और वही सारे मेन डिसीजन लेता है। तो माइंड एंड ब्रेन डिसीजन मेकर करता ही है। तो कर्ता अगर इधर से उधर जा रहा है तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो उस बिजनेस का, हमने क्या बताया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का, किस कर्ता? तो कर्ता को अगर आपने रेजिडेंट प्रूफ कर दिया, अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निरुपम। तो अगर कर्ता को आपने रेजिडेंट प्रूफ कर दिया तो बट ऑब्वियसली पूरी HUF रेजिडेंट प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि कर्ता पे सब कुछ है और आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। कर्ता अगर नॉन रेजिडेंट प्रूफ हो गया तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिंपल। अच्छा जी, अब होता ये है कि 7 बार जब आया गया, 101 दिन रहा, तो गवर्नमेंट, इन्होंने, आपके जो इनकम टैक्स के कमिश्नर साहब थे, इन्होंने कह दिया कि साहब ऐसा है कि इतना आ जा रहा है और देश से तो फर्क नहीं पड़ रहा। उसने एक सिंपल सा क्लेम किया कि जो HUF है इसका पार्शियली कंट्रोल इट इज फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। व्हाई द यूजिंग द वर्ड ब्रिटिश इंडिया? क्योंकि आप आजाद नहीं है, ब्रिटिश इंडिया से ही इसका जो है पार्शियल कंट्रोल है। इन्होंने कहा कि नहीं साहब ऐसा तो नहीं है, हम तो वहां रहते हैं, सारा कंट्रोल वहीं पे है, हम तो केवल अपनी मदर से मिलने आए, केवल मदर के घर होने की वजह से तो हमको नहीं रेजिडेंट मान लोगे। कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, नहीं, बात सही है कि केवल मदर का घर यहाँ होने से रेजिडेंट हम नहीं मानेंगे। यहाँ पे फिर वही बात बार बार आती है कि जिसे बेनिफिट चाहिए उसे ही बर्डन ऑफ प्रूफ उसके सर पे होगा। यानी कि इट्स नॉट द डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दैट की असेसी जो है वो नॉन रेजिडेंट है, वो तो सीधा कह रहा है रेजिडेंट है। इट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द असेसी टू प्रूव हिमसेल्फ कि भैया हम रेजिडेंट नहीं है। इस केस में कोर्ट ने ये तो माना कि केवल माँ का घर यहाँ होने से हम ये नहीं कह सकते कि आप रेजिडेंट है, मगर जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स या नेसेसरी जो भी चीजें, एविडेंसेस इन्हें प्रूफ देने थे आपके एसएससी को, इस बात के लिए, प्रूफ करने के लिए कि हम जो है हम तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है ही नहीं, वो ये नहीं दे पाए। ये नहीं प्रूफ कर पाए कि HUF का पार्शियल कंट्रोल इंडिया से नहीं हो रहा। एंड दैट्स व्हाई इस केस में इनको टैक्स देना पड़ा और HUF को पार्शियली माना गया कि HUF का पार्शियल कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। दैट्स व्हाई आपकी इनकम को यहाँ पर टैक्सेबल माना। दैट्स इट। इसमें किसी को कोई डाउट? एनीवन? है एक डाउट इसमें, जैसे ये प्रूव नहीं कर पाए कि दे वर नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया,
तो ये कैसे प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि उनका पासपोर्ट वगैरह देखा गया क्या कि मतलब इतना दिन ये वो एक्चुअली थे इंडिया में, जो कंडीशन था हमारा कि 182 डेज का या 60 डेज प्लस 365। नहीं, इसके लिए 1922 का 4A एक्ट पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट ये है सबसे बड़ा। देखो मैं अब आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे को ये जो पूरा केस आपको बाप के चैप्टर में आपको उसमें क्या दिया गया है, आपको उसमें दिया गया है दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉज। केस पढ़ने में दिक्कत नहीं है, केस पढ़ने में, केस को इन डेप्थ पढ़ के एक एक चीज को फोकस करने में आपका फायदा है, लेकिन तब है जब वो केवल इस पर्टिकुलर केस पे प्रॉब्लम बना के देते हैं 20 नंबर की। वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो ये संभव है कि भाई इस पे बनाए या फिर किसी और पे भी साथ में बना दे, तो उस कंडीशन में इतना इन डेप्थ जाने का फायदा नहीं है। आपके सवाल का जवाब मैं तब दे पाऊंगा जब मुझे 1922 का उसके लिए एक्ट पढ़ना पड़ेगा, और ऑनेस्टली मुझे अभी वो नहीं पढ़ा है। ठीक है, सो उसके लिए अब ये देखना पड़ेगा 1922 के एक्ट में क्या क्या डिमांड्स थी अपने आप को रेजिडेंट प्रूफ करने के लिए, और उनमें से कितनी ये फुलफिल कर पाए, कितनी ये फुलफिल नहीं कर पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 182 डेज वाला प्रॉब्लम भले हो गया हो, लेकिन जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाला पॉइंट है वो ये नहीं प्रूव कर पाए, क्योंकि इनकी मदर यहाँ पे रहती थी, इन्हें इतनी बार यहाँ पे खुद आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ये पॉइंट बना कोर्ट के दिमाग में कि भाई ये इसके ऊपर अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ तो ऑलरेडी इसके ऊपर है कि भाई वो प्रूव कर दो कि तुम्हारा सारा काम सिलोन से हो रहा है, तुम यहाँ केवल अपनी मदर से मिलने आते हो और आपके पास कोई काम नहीं है यहाँ पे। अगर आपके बिजनेस माइंड या बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी आपका अगर इंडिया में हो रहा है तो हम कहेंगे कि पार्शली इंडिया से रिलेटेड है, पार्शली इंडिया से कंट्रोल। ठीक है, अब आ जाइए आप ये अगले केस में, नरोत्तम वर्सेस पारेख। नरोत्तम वर्सेस पारेख, नरोत्तम एंड पारेख लिमिटेड वर्सेस सीआईटी बॉम्बे। हाँ जी, इसमें भी देखो वही चीज है, कंपनी है, कंपनी में तो एचयूएफ में तो तुम तब भी कह सकते हो करता है, कंपनी में तुम किसका चेक करोगे 182 दिन और 282 दिन कंपनी का तो कोई पासपोर्ट होता ही नहीं है। सिंपल सा काम करते हैं, सिलोन में इनके बढ़िया बिजनेस होते हैं। श्रीलंका में ये क्या करते हैं कि इंडिया में बिजनेस करते रहते हैं, बट ये कहते हैं श्रीलंका में बिजनेस इन्होंने शुरू किया और 2 बंदे मैनेजर बनाए, और 2 मैनेजर्स को अच्छी खासी पावर्स, मतलब सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स इनके हिसाब से, व्हाइट पावर्स वर्ड यूज किया गया, व्हाइट पावर्स देकर के इन्होंने भेज दिया श्रीलंका। वहां से जो इनकम हुई उसने कह दिया कि साहब ये तो हमारे नॉन रेजिडेंट बिजनेस से हो रही है और उसका जो है इंडिया में हम कोई बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि जो बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, वर्ड क्या यूज किया गया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज नॉट इन इंडिया, इट इज इन श्रीलंका। कोर्ट ने कहा बहुत बड़ी, आपकी बात सुनते हैं। डिपार्टमेंट ने कहा कि देखिए सर ऐसा है, एक डिपार्टमेंट ने कहा, कोर्ट ने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग ऑफ बिजनेस एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस। 2 चीजें हो गई। इसको ठीक ऐसे समझते हो जैसे तुम लोग डिज्यूरे और डिफैक्टो कंट्रोल समझो। डिज्यूरे कंट्रोल किसका है, इंडिया में मुंबई के आपके ऑफिस का, बॉम्बे में इनका ऑफिस है, और डी फैक्टो कंट्रोल किसका है, मैनेजर्स का। तो मैनेजर्स आर ओनली इन द बिजनेस डूइंग, वो केवल बिजनेस को संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, निर्णय नहीं ले रहे हैं। डिसीजन अल्टीमेटली आपका ही फाइनल कॉल है, और जब फाइनल कॉल आपका है तो मैनेजमेंट का कंट्रोल हम इंडिया मानेंगे, मैनेजमेंट का कंट्रोल हम श्रीलॉन या श्रीलंका को नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात है कि फाइनल कॉल अगर आपकी है और किसी भी डिसीजन में, और सीधी बात है कि जो डी ज्यूरे आपका जो कंट्रोल है वो इंडिया में है, तो उस कंडीशन में आपका जो बिजनेस है उसको हम आउटसाइड इंडिया नहीं मान सकते। आपको हम पार्शियली भले माने, लेकिन हम मानेंगे यही कि आपका यहाँ पे हो रहा है और आपका इफेक्टिव कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। इसलिए हम इस जो आपकी इनकम है, आपकी इस बिजनेस की इनकम है, इसको इट शुड बी टैक्सेबल इन द, ठीक है, इन इंडिया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इसमें 2 लाइन साफ साफ आ रही है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग ऑफ बिजनेस एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। दूसरी सबसे बड़ी बात है डूइंग ऑफ बिजनेस, उन्होंने क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो मैनेजर्स कर रहे हैं, लेकिन जो आपका मैनेजर्स कर रहे हैं दैट इज ओनली अ डूइंग ऑफ बिजनेस। जबकि कोर्ट ये कह रहा है कि जबकि आपका जो ये बोर्ड बैठा हुआ है बॉम्बे में, दीज आर द एक्चुअल कंट्रोलिंग माइंड्स ऑफ द बिजनेस। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे किसी भी स्थिति में ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि सारा जो है कंट्रोल सिलोन में, श्रीलंका के हाथ में है, और इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल। इज इट ओके? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है बताओ, एनीवन? हाँ प्लीज देखो। मैं बोला था कि ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। अच्छा ओके ठीक। अब आ जाते हैं अपन वापस से इसमें। अब लास्ट केस है अपना वोडाफोन आइडिया वाला इस टॉपिक पे।
बहुत क्लासिक केस है वोडाफोन आइडिया वाला। पढ़ा है किसी ने वोडाफोन आइडिया? ये केस आ सकता है। तो खैर इसमें से कुछ भी सकता है, बट ये केस आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोडाफोन आइडिया वाला किसी ने केस पढ़ा है? वोडाफोन हच वाला आइडिया बोल रहा हूँ मैं, वोडाफोन हच वाला। हाँ सर पढ़ा है मैंने, लेकिन पहले पढ़ा नहीं तो क्या समझ में आया? अगर 1 मिनट में बताओ तो क्या बताओगे? बताओ। अभी मैं रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें मतलब इस तरह का था कि उनका बिजनेस एक्चुअली वो हच का एक सब्सिडियरी था, तो शेल कंपनी था आपका ये वोडाफोन, जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा था। इसमें 3 कंपनीज इन्वॉल्व थी। एक हच था जो ओरिजिनली ऑपरेट कर रहा था, एक बीच में एक मिडल हच का समथिंग था, और एक इंडिया में ऑपरेट कर रहा था वोडाफोन। तो एक्चुअली सारा ट्रांजैक्शन जो था वो मतलब शेल कंपनी के थ्रू होके जा रहा था, जिसका वो टैक्स इवेड करने का कोशिश कर रहे थे। तो केस उसी पे बना कि क्या उनको उनसे टैक्स लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। अंत में आई गेस डिसीजन निकला कि नहीं लिया जा सकता है, बिकॉज उनका लॉयर प्रूव कर दिया कि वो जितना बिजनेस ऑपरेट हो रहा है शेल कंपनी का, वो दूसरे देश में हो रहा है। शायद कुछ इस तरह से था। तुम्हारी बेसिक कहानी ठीक है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट काइंड ऑफ कंफ्यूजन है क्योंकि अभी जो है आई थिंक आपने ठीक से इसको नहीं देखा है। और शेल कंपनी जो है उसको तो डिपार्टमेंट ने कहा शेल कंपनी है। मैं तो कहूंगा कि टैक्स बचाने का डिपार्टमेंट कहेगा इट्स अ टैक्स इवेजन, मैं कहूंगा इट्स अ टैक्स प्लानिंग। क्योंकि टैक्स अगर आपको बचाना, कोई थोड़ा मोटा टैक्स नहीं था, 11,278 करोड़ का टैक्स बन रहा था। तो अगर इतनी बड़ी टैक्स लायबिलिटी अगर बचानी है तो उसको संभालने का तरीका बहुत बढ़िया। और बिजनेसेस आर बेस्ट, बिजनेसमैन वो इसीलिए है क्योंकि वो टैक्स बचा पा रहे हैं। चलो केस पे आते हैं, बहुत बढ़िया केस है। बात है साल 2007 की। टेलीकॉम जो सेक्टर था इंडिया का, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, सारी चीजें हो रही थी। आपकी कंपनी है वोडाफोन इंडिया, अब इंडिया हो गई है, पहले वोडाफोन थी। वोडाफोन आई थिंक यूके की कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद, क्योंकि हच तो हांगकांग की कंपनी है, हच यहाँ की नहीं। वोडाफोन आई थिंक यूके की कंपनी है। आप लोग जो पुराना जिन्होंने फोन देखा है उन्होंने देखा होगा कि पहले हच के फोन आते थे छोटे छोटे, तो पंख दिखता है कुत्ता, वो हच का ही था। एक चीज बता, अभी तक इनकम टैक्स में क्या समझ में आया? अगर कोई इनकम इंडियन सॉइल पे हो रही है, कोई ट्रांजैक्शन इंडियन सॉइल पे हो रही है, तभी तो आप उससे इनकम टैक्स वसूलोगे, पहली बात। दूसरी बात, दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी इंडियन होनी चाहिए, रेजिडेंट इंडियन होनी चाहिए, और नहीं रेजिडेंट इंडियन होनी चाहिए, या इंडिया की ही होनी चाहिए, इंडियन रेजिडेंट हम माने उसको, तब हम उनमें से पैसा ले पाएंगे। एक लैंड तो लेने वाली या देने वाली पार्टी इंडिया की, या अक्रूवल इंडिया में हो। मजे की बात है तीनों ही नहीं। हांगकांग बेस्ड तो हचिंसन है, वोडाफोन भी हांगकांग बेस्ड है, आई डोंट थिंक सो, चेक इट आउट। मजे की बात क्या हुई, साल 2007 में हच के पास में तकरीबन 2.5 करोड़ के आस में, 2.5 करोड़ के आसपास जो है लोग थे। और यस, 2.5 करोड़ के आसपास में कस्टमर बेस था, और लगभग 22% का मार्केट शेयर था। मतलब इंडिया का जो टोटल मार्केट है उसका 22% हच के पास में था। अच्छी खासी मार्केट थी। तो वोडाफोन ने कहा कि भाई ऐसा है, हमको आना है टेलीकॉम बिजनेस पे इंडिया के अंदर, अच्छा पैसा छापना है। तो हच ने कहा ठीक है सर, हम अपना बिजनेस बेच दे रहे हैं, जो खरीद लो। वोडाफोन ने कहा नहीं, इंडिया में नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? कहानी समझो। हच कैसे ऑपरेट कर रही थी, पहले इसको समझते हैं। एक कंपनी है हचिसन एसआर लिमिटेड। हच और एसआर एक कंपनी है। एसआर ग्रुप पहले होता था, एस चंद्रा का होता था एसआर ग्रुप। अब तो बढ़ गई भाई। तो हच और एसआर मिलके, मैं श्योर नहीं हूँ एसआर ग्रुप एस चंद्रा का ही है, लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त है एस चंद्रा वाला ही है। तो मान लेते हैं, छोड़िए किसका भी है, ये हो गई हच, ये हो गया एसआर। हच एसआर मिलकर के इंडिया में बिजनेस करते हैं। यस, यूके की कंपनी है, बिल्कुल सही।
तो अभी जो बिजनेस चल रहा है हच और एसआर का मिलकर के यहाँ पे इंडिया में बिजनेस चल रहा है, एचएसआर लिमिटेड बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके 67, ध्यान से सुनिएगा बात को, इस कंपनी के 67% शेयर्स किसके पास है? एक कंपनी है, यू कैन गाइस कैन नोट आल्सो, सीजीपी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। व्हाट्स द नेम ऑफ कंपनी? सीजीपी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इस पूरी कंपनी के 67% शेयर होल्डर्स के शेयर किसके पास है? सीजीपी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के पास। और ये कंपनी कहाँ पे जो है आपकी सिचुएटेड है? दैट इज इन द केमन आइलैंड्स। केमन आइलैंड्स के बारे में किन लोगों को पता है? हैंड रेज करो प्लीज। नाम सुना है कभी केमन आइलैंड्स का? सुना इसमें शायद ये था कि वहां पे टैक्स इवेजन जिस तरह से स्विस बैंक में होता है कि वो काला धन को रखने का एक ऑपरेटिव बन जाता है, ठीक उस तरीके से वो बिजनेस ऐसा कुछ नहीं है। ये स्विस बैंक तो बहुत अलग चीज। स्विस बैंक्स आर अच्छा खासा पैसा लेती है स्विस बैंक्स, और स्विट्जरलैंड में कोई ऐसा नहीं है। स्विस बैंक्स केवल आपकी सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है, वो अलग बात है। केमन आइलैंड्स आप इसलिए जानिए उसको क्योंकि केमन आइलैंड्स इज अ टैक्स हेवन कंट्री। मतलब जैसे दुबई इज अ टैक्स हेवन कंट्री, दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दुबई में इनकम टैक्स नहीं होता एक सर्टेन लिमिट तक। तो टैक्स हेवन का सीधा मतलब हो गया कि यहाँ पे आओ मरो कटो, जो करना है करो, जितना बिजनेस करना हो करो, हम आपसे कोई टैक्स वसूलेंगे नहीं, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन से हम कोई टैक्स आपसे नहीं वसूलेंगे। दिस इज द केमन आइलैंड्स पॉलिसी, बेसिक सी बात। यहाँ केमन आइलैंड्स के अंदर अगर कोई भी, जैसे इंडिया कह रहा है ना कि हमारे बीच में हमारे सॉइल पे कोई बिजनेस करोगे, कुछ भी कमाओगे तो हम पैसा लेंगे, केमन आइलैंड्स कह रहा हम नहीं लेंगे। तो केमन आइलैंड्स जैसे देश कहलाए जाते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज। तभी तो यहाँ के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं इंडिया के, वो भागे जा रहे हैं बाहर। क्यों? क्योंकि इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा वसूला जाता है, उस हिसाब से कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो केमन आइलैंड्स में सीजीपी इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड थी और वहीं पे उसका ऑफिस था, वहीं पे रजिस्टर्ड थी। तो सिंपल सी बात अभी तक क्या समझ में आई? हचिंसन एसआर इंडिया लिमिटेड है, उसकी 67% की होल्डिंग्स जो है सीजीपी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास। तो सीजीपी इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई होल्डिंग कंपनी ऑफ हचिंसन एसआर लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? कंपनी लॉ में जाके पढ़ेंगे। मोर देन 50% शेयर्स अगर किसी कंपनी के, किसी दूसरी कंपनी या किसी के पास है तो दैट इज कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के पास में कंट्रोलिंग स्टेक है। 67% का मतलब कंट्रोलिंग स्टेक, मोर देन 50%। तो सीजीपी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास कंट्रोलिंग स्टेक है, 67% शेयर्स है, अच्छा खासा मतलब सब कुछ है, और वो वहां पे केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है। यहां तक क्लियर? अब वोडाफोन पर सीजीपी इन्वेस्टमेंट कंपनी के 100% शेयर्स, दैट इज कॉल्ड द होली ओन्ड सब्सिडियरी। ये 100% शेयर किसके पास है? हचिंसन टेलीकॉम हांगकांग लिमिटेड। माने 3 लाइन हो गई। हचिंसन, अब सबसे पहले आपकी हचिंसन एसआर लिमिटेड इंडिया में जो काम कर रही है, इसके 67% शेयर्स हो गए सीजीपी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के पास, और उसके 100% शेयर्स हो गए हचिंसन टेलीकॉम हांगकांग लिमिटेड के पास। यानी कि हचिंसन हांगकांग टेलीकॉम लिमिटेड जो है, इसके ये इसका जो है सीजीपी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है, इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी, और इसकी जो है सब्सिडियरी है तुम्हारी हचिंसन एसआर लिमिटेड, जिसके पास इसके 67% शेयर्स। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब मान लो हचिंसन हांगकांग जिसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी यानी कि जिसके पास 100% शेयर्स हैं सीजीपी इन्वेस्टमेंट के, वो अगर अपने पूरी की पूरी कंपनी को, सीजीपी इन्वेस्टमेंट को उठा करके किसी को बेच दे तो बेच सकती है, कोई गलत बात नहीं है। और अगर वो सीजीपी इन्वेस्टमेंट को किसी को बेच देगी तो इनडायरेक्टली वो इंडिया वाली हचिंसन एसआर को भी बेच देगी, क्योंकि हचिंसन एसआर के 67% शेयर सीजीपी के पास है। तो सीजीपी अगर जाएगी किसी के पास तो उसके पास 67% इंडिया की हचिंसन एसआर के भी शेयर्स चले जाएंगे। और यही इन लोगों ने किया। वोडाफोन ने क्या दिमाग लगाया? वोडाफोन ने कहा कि देखो इंडिया में अगर जाएंगे तो टैक्स लायबिलिटी अच्छी खासी है, वो कैपिटल गेन्स में बात करेंगे और अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। वोडाफोन और हचिंसन ने दिमाग लगाया, क्योंकि पैसा हचिंसन को देना पड़ता, वोडाफोन को नहीं देना पड़ता। वोडाफोन तो टीडीएस काट करके ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता। तो वोडाफोन ने हचिंसन से 55,000 करोड़ रुपए में सीजीपी इन्वेस्टमेंट कंपनी को खरीद लिया। ट्रांजैक्शन कहां हुआ? केमन आइलैंड्स में। खरीदा किसको गया? सीजीपी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को। किसने खरीदा? वोडाफोन ने। और वो कंपनी रजिस्टर्ड कहां है? केमन आइलैंड्स में। तो सीधी सी बात है, पूरा पूरा ट्रांजैक्शन किसका है? केमन आइलैंड्स का।
इंडियन से या इंडियन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। मगर हुआ क्या, उस वजह से रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया में ऑपरेट कर रही हुई हचिंसन एसआर लिमिटेड की मालिकाना हक किसके पास चले गए, हचिंसन हांगकांग से वोडाफोन के पास में सीधे सीधे। क्यों, वोडाफोन ने सीजीपी को खरीदा और सीजीपी के पास ऑलरेडी हचिंसन एसआर के शेयर है 67%। यहां तक किसी को कोई डाउट है कहानी में? एनीवन हैव एनी डाउट राइट नाउ? नहीं। अब जब वोडाफोन के पास यहाँ के शेयर्स आ गए, वोडाफोन ने वोडाफोन एसआर लिमिटेड के हिसाब से यहाँ बिजनेस शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया। टैक्स डिपार्टमेंट ने दर गए आराम से, ये तो खेलोगे हमारे साथ, ऐसे तो नहीं चलेगा। टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़िया 11,278 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड नोटिस फट से वोडाफोन के मुंह पे फेंक के मारा कि भाई इतना पैसा दे दो उनको। वोडाफोन ने कहा क्यों दे दो, फिर भाई तुम्हें टीडीएस काटना चाहिए था। मेरे हम क्यों टीडीएस काटते हैं और तुम होते कौन हमसे मांगने वाले? उन्होंने कहा भाई हमारे आपने कंपनी एक्वायर करी है, कैपिटल गेन आपने किया है, और सॉरी कैपिटल गेन अगली पार्टी ने किया है, तो अगली पार्टी ने कैपिटल गेन किया है तो आपको पूरे ट्रांजैक्शन का जो भी टैक्सेबल वैल्यू बन रही उतना आपको टीडीएस काटना चाहिए था और आप हमें जमा कीजिए, नहीं तो आप यहाँ धंधा कर रहे हैं हम तो आपसे वसूलेंगे। आप वसूलिए जाके हचिंसन से, आपने क्यों नहीं काटा टीडीएस? 1 मिनट का समय गंवाए बगैर ये लोग गए बॉम्बे हाईकोर्ट। कौन? वोडाफोन ने ये कहा कि देखिए सर, पहली बात जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ, 3-4 कंटेंशन है वोडाफोन की बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला कि जिस समय हमारा सबसे पहली बात कि जिस कंपनी को हमने खरीदा वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, वो इंडियन कंपनी नहीं है, वो केमन आइलैंड्स में, पहली बात। दूसरी बात, जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ उस समय हम भी इंडिया के अंदर नहीं थे, तो 2 लोगों ने ट्रांजैक्शन किया, तो ना सीजीपी इन्वेस्टमेंट कंपनी इंडिया में है ना वोडाफोन कंपनी इंडिया में है, तो इस कंडीशन में दोनों ही कंपनी इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के बाहर। तीसरी कंडीशन वोडाफोन ने कही कि साथ ही साथ उस समय तो हमारी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं थी इंडिया में कि हमारा कोई ऑफिस हो, हमने कुछ भी खोला नहीं। तो जब हमारा कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, सीजीपी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, कोई जाकर डील केमन आइलैंड्स में, तो भैया आप कहां से फूफा बन गए पूरे मामले में? सर आवाज कट रही है आपकी। There's a kind of fluctuation. एक सेकंड। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही ऑडिबल है। ठीक है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कंटेंशन करी कि भाई ऐसा है कि हमारे जो एक्ट है उसके हिसाब से अंडर सेक्शन 195 आपको टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस पहली बात तो काटा नहीं। और मान लिया इन केस यू आर नॉन रेजिडेंट, दोनों लोग पार्टी नॉन रेजिडेंट है, तो भी आपको टीडीएस काटना चाहिए था। क्यों काटना चाहिए था? जो कोर्ट ने पूछा वोडाफोन ने भाई क्यों काटे टीडीएस? हम कोई तुमसे रिलेटेड चीज तो यहाँ ट्रांसफर होती नहीं, कहते होती है। आप जब सीजीपी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को खरीद रहे हैं तो आप साथ ही साथ इनडायरेक्टली आपको खरीद रहे हैं वोडाफोन एसआर लिमिटेड को। इस हिसाब से आप यहाँ पे नॉन रेजिडेंट हैं और आपको इस वजह से यहाँ पे चूंकि आप इनडायरेक्टली इस कंपनी को खरीद रहे हैं, आपको इसमें टीडीएस काटना चाहिए था। वोडाफोन ने फिर वही 3 बातें दोहराई। वोडाफोन ने कहा कि भाई साहब रेजिडेंट एस्टेब्लिशमेंट हमारी नहीं थी। प्लेस ऑफ रिसीट क्या है? 3 यही ग्राउंड होते हैं, आप इन्हीं 3 ग्राउंड पे आप खरीद जो है टैक्स वसूलोगे। पहला रेजिडेंशियल स्टेटस, नॉन रेजिडेंट है हम। दूसरा प्लेस ऑफ रिसीट केमन आइलैंड्स है। प्लेस ऑफ अक्रूवल वो भी केमन आइलैंड्स है। तो फिर आप कहां से आ गए? उन्होंने कहा नहीं साहब ये तो इनडायरेक्टली जो है आप चूना लगा रहे हैं, इनको तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन हुआ। कोई बात नहीं,
सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 1 में एक डेफिनेशन दी गई है कि कैपिटल गेन अक्रूड इन इंडिया इफ द कैपिटल गेन जो आपने अक्रू किया है इंडिया में और इंडिया में आपने उसमें पैसा ट्रांसफर किया है तो उसकी वजह से आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो पिछली मैंने कंटेंशन बताई सारी कंटेंशन हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर भी सब चीजों को दरकिनार करते हुए डिपार्टमेंट के फेवर में सुनाया कि भैया ये जो सीजीपी इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये शेल कंपनी है। उसका बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक और अच्छा ग्राउंड दिया कि इसने सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन इंडिया में ही केवल वोडाफोन कह रहे सॉरी ये हचिंसन एसआर लिमिटेड में ही केवल इसने इन्वेस्ट कर रखा था। 67% शेयर इसके पास थे। बाकी सीजीपी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का कोई लेन देन नहीं था, उसमें और किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था और इस वजह से इट इज अ शेल कंपनी और इसको सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस से ही बनाया गया था ताकि टैक्स इवेड किया जा सके इन फ्यूचर। इसलिए ये इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन को हम डायरेक्ट मानते हुए हम इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी को ओके करते हैं। 2500 करोड़ रुपए वोडाफोन तुरंत के तुरंत जमा कराए आपको टैक्स डिपार्टमेंट को। वोडाफोन चला गया सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करी वोडाफोन के लिए हरीश साल्वे ने। सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पे और मजेदार बात होगी, अब मजा आएगा तुम लोगों को। हर बार जब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मामला होता है और सुप्रीम कोर्ट कोई वेलफेयर मेजर से कोई भी कोर्ट किसी वेलफेयर मेजर से रिलेटेड कोई बात करती है तो पता है सबसे पहला किसी भी गवर्नमेंट के साइड का जो भी आपका काउंसिल होता है उसको सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका विरोध होता है सबसे पहले वो यही कंटेंशन रखता है क्या कि भैया ऐसा है कानून बनाना संसद का काम है, लॉज बनाना संसद का काम है, कोर्ट का काम है केवल लॉज का इंटरप्रिटेशन करना। इसलिए आप लॉज बनाइए नहीं, है ना, ये हमारा काम है। आप लॉज मत बनाइए, आप केवल लॉज की इंटरप्रिटेशन कीजिए। ठीक, इस बार यही एक लाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उल्टी पड़ गई क्योंकि कोर्ट ने ये बात कही। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि इनडायरेक्ट, जब वोडाफोन के वकील ने कंटेंशन रखा कि इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस को लेकर के तो एक्ट में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि आप खुद देख रहे हैं जैसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट होता है कॉर्पोरेट लॉ में जब पढ़ोगे, तो कोर्ट ने ये कहा कि आप अगर ध्यान से खुद देखें तो इस पूरे प्रोसेस का एक इस्तेमाल किया गया हमारे इंडिया की टैक्स अथॉरिटीज को चूना लगाने के लिए और हमको टैक्स ना देने के लिए। और कोर्ट से कहा कि आप भी समझ रहे हैं इस बात को, मतलब ना फॉर्मली कि आप खुद समझ रहे हैं इस बात को कि इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो है हमारा नुकसान किया जा सके, और आप भी इसको देख रहे हैं तो आप अपनी 142 की ताकत का इस्तेमाल करके आप कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा नहीं, हम कोर्ट है। देखो कोर्ट ने वही बात कही, कोर्ट ने कहा हम कोर्ट है, हमारा काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज करना। अगर आपको लगता है कि आपके कानून में कहीं पे कोई एरर है, आप एक काम करो, आप अपने कानून को ठीक करो, आप अपने कानून को चेंज करो। हम तो जो इंटरप्रिटेशन है हम वही करेंगे और कहीं भी कानून में इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस को लेकर के किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पे वोडाफोन टैक्स नहीं भरेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके कानून में कोई दिक्कत है तो आप अपने कानून को ठीक कीजिए, आप अपने कानून की गलतियों को बंद कीजिए। और वोडाफोन के फेवर में कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि आपको यहाँ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट 25 करोड़ रुपया वापस करे और सरकार 4% इंटरेस्ट के साथ वापस करे। ठीक है, तो दिस वाज द होल कहानी ऑफ दिस डिपार्टमेंट। हालांकि उसके तुरंत बाद उन्होंने चिदम्बरम साहब ने 2012 या 13 की बात है, उन्होंने तुरंत के तुरंत जो है रेट्रोस्पेक्टिव वे में 1961 से अमेंड कर दिया था और उसके बाद बड़ी भसड़ हुई थी। उसके बाद में इन्होंने फिर जितने इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए थे सबको नोटिस भेज दिए थे और फिर वोडाफोन को नोटिस भेजा था कि हमने तो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दिया है, अब हमको पैसा दो। फिर उसके बाद में अभी मोदी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रोक लगाई है। आई थिंक करीब 1 या 1.5-2 साल पहले की बात है, तब निर्मला ताई ने क्लियर किया कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं चलेगा कि हम हर पुराने मैटर में हम रेट्रोस्पेक्टिवली डाल दें। और उसमें कोर्ट में केस वेस भी हुए, बड़ी लंबी कहानी है उसके बाद की भी। तो उन्होंने कहा कोर्ट, तो बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, एक उन्होंने कट ऑफ डेट बना दी, जैसे केशवानंद भारती में कट ऑफ डेट बनी हुई है उसी तरीके से कट ऑफ डेट उन्होंने बना दी। कट ऑफ डेट ये बना दी कि इस डेट से पहले वाले जो हुए हैं उनमें हम नहीं मांगेंगे कोई भी तरीके का पैसा, लेकिन उस डेट के बाद की जो इस तरह के ट्रांजैक्शंस हैं उनमें हम पैसा मांगेंगे इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस में। जैसे केशवानंद भारती में 1973 की कोई डेट उन्होंने बनाई है कि उस डेट के बाद वाले जो मैटर्स शेड्यूल 9 में डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इफ दे आर अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, और 1973 के पहले वाले वो नहीं करेंगे। खैर कोई बात नहीं। तो ये रहा पूरा का पूरा केस आपका। यहाँ पे 3 टॉपिक क्लोज होते हैं। अभी इसमें कोई डाउट है तो बताओ, और नहीं तो फिर इसके आगे बढ़ेंगे फटाफट से। Anyone have any doubt? तब तक मैं कमर अपनी सीधी कर लूं। नहीं,
मुझे एक डाउट है, मैं जिन्हें पढ़ा रहा हूँ वो इंसान है या रोबोट है? मुझे थोड़ा इस बात का डाउट है, तो कृपया आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मुझे कम से कम शक्लें दिखें कि यहाँ पे कोई है भी बैठा है कि नहीं, तो मैं वो पूछूंगा कि यू आर अ रोबोट और नॉट। मैं रोबोट हूँ। रोबोट है? यस। ओके, चलो ठीक है, रोबोट्स को भी पढ़ने का पूरा हक है। ठीक है, सो इज देयर एनी डाउट बाय एनी पर्सन? किसी को कोई डाउट किसी तरह का अभी भी? नो, ठीक है। अब आगे आपका टॉपिक है, और 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे सीधे सीधे। उसके बाद अब आपका टॉपिक आ रहा है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे अक्रू और कैसे किया जाएगा। हमारे बीच में हमारे ही बहुत ही घनिष्ठ मित्र और राइट नाउ हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि आई थिंक आपकी एनआईआरएफ में रैंक 5 या रैंक 6 आती है, से एलएलएम कर रहे हैं आईपीआर में। हमारे मित्र हैं हर्ष पटेल जी, और अभी यहाँ पर ऑलरेडी उपस्थित हैं मीटिंग में। हर्ष, आई एम ऑडिबल? हेलो। Harsh, I'm audible? Yeah, Satvik, you are audible. So, first of all, welcome and आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपका इस्तकबाल है। आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाला, और भाई साहब अभी एलएलएम कर रहे हैं, और एलएलएम करने के बाद उम्मीद है कि दिल्ली आकर के ही आईपीआर में ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करेंगे। तो किसी को बाद में, इसके बाद में अगर किसी को एलएलएम डालना है और एलएलएम से रिलेटेड से कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप इनका खून पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी आपका ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है, इसको आप हर्ष जी जो है ये आपको बताएंगे। ये जो तीनों केसेस हैं और किस तरीके से क्या टॉपिक है, क्या इसका ग्राउंड है, ये सारी चीजें आपको हर्ष क्लियर करेंगे। Then now over to you, Harsh. Thank you. Okay, so good afternoon everyone. जैसा कि सात्विक ने बताया, माई सेल्फ हर्ष पटेल एंड आई एम परसुइंग LLM right now from the Hidayatullah National Law University, which is located in Naya Raipur. So yes, your next topic is that I'm going to cover for you guys is that you head C, income from house property, right? So आपको पता है कि कितने हेड्स हैं टोटल इनकम टैक्स एक्ट में? कोई बता सकता है? Five. Can you name it? Salary and income from house property, capital gains, income from other sources, और कोई? profit and gains of business and profession. तो 5 हुए या 6 हुए टोटल? 5. चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेसिकली सेक्शन 22 से 27 हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि डील करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, कि जो हेड सी है हमारा, वो आप जैसे आप समझ रहे होगे, हेड सी डील्स विद द टैक्सेशन derived from ownership of immovable property, right? You guys know the difference of immovable property and movable property. I think I don't need to elaborate these things. So head C basically deals with the taxation of income derived from ownership of immovable property consisting of buildings or lands appurtenant thereto. कोई मतलब समझा सकता है इसका कि lands appurtenant thereto का क्या मतलब होता है? Anyone? बिल्डिंग के साथ चिपका हुआ लैंड, मतलब उसके साथ ही है। हाँ, जैसे कोर्टयार्ड हो गया आपका, जैसे कोर्टयार्ड हो गया आपका, कंपाउंड्स हो गए, गैरेजेस हो गए, पार्किंग स्पेसेस हो गए, ये सब आ जाते हैं इसमें। सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द 5 हेड्स ऑफ द इनकम अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? Okay, let me tell you. The key principle is that taxation is based on the ownership, right? Not on actual receipt or of income or the nature of the property owners or the owner's business. इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि टैक्स हमेशा ओनरशिप देख के हम डिराइव करेंगे, राइट?
सो इसका स्कोप क्या है एंड एप्लीकेबिलिटी क्या है, हम वो भी देखते हैं। जैसे बेसिकली द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अप्लाइज टू देयर आर 4 थिंग्स, राइट। पहला, ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, जो कि होती है आपकी रेसिडेंशियल हो सकती है, आपकी कॉमर्शियल हो सकती है, आपकी इंडस्ट्रियल हो सकती है आपकी, राइट। दूसरा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, लैंड अपॉर्चुनेंट टू दैट बिल्डिंग लाइक कोर्टयार्ड्स, कंपाउंड्स एक्सेट्रा। तीसरा आता है हमारा प्रॉपर्टी वेदर लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट इन द सेंस कि आपने रेंट पे दे दी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आपने रेंट में नहीं दी, आप खुद ही रह रहे हो, आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हो उस बिल्डिंग में, राइट। चौथा होता है प्रॉपर्टी ओन बाय इंडिविजुअल्स, लाइक जैसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, राइट। तो ये एक इंडिविजुअल ओन करता है, जैसे जो करता होता है। सो आप कंपनीज को कर सकते हैं, जैसे कंपनीज कोई प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं या एक्वायर करती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, पार्टनरशिप्स हो गए एक्सेट्रा। लेकिन इसमें हम कुछ चीजें एक्सक्लूड भी करते हैं, जैसे आपकी वैकेंट लैंड हो गई, राइट, जहाँ कोई बिल्डिंग ही नहीं है, तो वहाँ पे बेसिकली टैक्स होता है वहाँ पे एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वहाँ पे भी टैक्स दिया जाता है, मतलब, लेकिन वो इस हेड के अंदर नहीं आता, वो आता है दूसरे हेड के अंदर, जो कि बात करता है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक हेड होता है आपका टैक्सेशन में, ठीक है। इसमें इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय ओनर फॉर बिजनेस और प्रोफेशन वेयर प्रॉफिट्स आर सेपरेटली चार्ज, राइट। एग्रीकल्चरल लैंड आ जाती है आपकी, या फिर बिल्डिंग ऐसी जो यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस हो जाती है, वो सब एक्सक्लूडेड नहीं होता, वो सब इंक्लूडेड नहीं होती है इस हेड के अंदर। सो ये हो गया आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आते हैं सेक्शन 22 में, जो बोलता है कि चार्जेबिलिटी कैसे हम डिफाइन करेंगे, कि हमें इनकम इसमें टैक्स लगाना है, इस पर नहीं लगाना है, उसकी हम चार्जेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। तो 3 चीजें हैं इसमें, आप 3 चीजें मेंशन कर देना अपने एग्जाम में। पहला है कि ओनरशिप, हम ओनरशिप देखेंगे। जो एसएससी है, मतलब एसएससी कौन होता है, जो टैक्स भरता है, तो एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। ओनरशिप मीन्स हैविंग द लीगल राइट टू एंजॉय द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। सो सेकंड थिंग है, दो फर्स्ट हो गया हमारा ओनरशिप, सेकंड हो गया हमारा बिल्डिंग्स और लैंड्स जो कि अपॉर्चुनेंट है उस बिल्डिंग से, राइट, वो हमने डिस्कस कर लिया। एंड तीसरा है कि दैट प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस या फिर प्रोफेशन, क्योंकि अगर जैसे मान लो आप अपनी प्रॉपर्टी में आप नीचे कोई बिजनेस कर रहे हो, या आपकी कोई शॉप है, राइट, जिससे आपका बिजनेस हो रहा है, आपकी अर्निंग हो रही है, तो उसे हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स नहीं करेंगे, उसे हम दूसरे हेड के अंदर टैक्स करेंगे, जो कि होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपका डी है आई थिंक, राइट। तो अब ये तो हो गया कि हम किस पे टैक्स प्रॉपर्टीज के अंदर किन चीजों में टैक्स लगाएंगे, कैसे हम अप्रोच करेंगे टैक्सेशन को। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम टैक्सेशन लगाएंगे कैसे, हम वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट आता है एनुअल वैल्यू, राइट, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, बेसिकली द अमाउंट होता है फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब एक वैल्यू, एक नोशनल वैल्यू कह सकते हैं हम, एक ये वैल्यू होती है जो हम कंसिडर करते हैं कि अगर ये घर बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये इसमें कितना रेंट हमें मिल सकता था, अगर अभी रेंटेड नहीं है तो पॉसिबल कितना अमाउंट हो सकता था, तो वो एक नोशनल ग्रॉस वैल्यू होती है, वो डिसाइड करते हैं हम लोग टैक्स करने से पहले। सो इसके मेथड्स कैसे होते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं हम ये आपका एनुअल वैल्यू। तो 3 चीजें होती है इसमें। पहला होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल, जो हमें एक्चुअल रेंट मिल रहा है, ठीक है, इफ प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लेट आउट। एंड दूसरा है फेयर रेंटल वैल्यू, राइट, इफ प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड नॉट लेट, मतलब अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और किराए पे नहीं चढ़ाई गई है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो हम देखेंगे कि उस एरिया में जो फेयर रेंट वैल्यू है वो क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से हम उस वैल्यू को डिफाइन करेंगे, डिराइव करेंगे, देन उस पर हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपके जो म्युनिसिपल लॉज होते हैं, उसमें भी एक कुछ क्लॉजेस होते हैं, वहाँ पे भी आपको पता चल जाता है कि हाँ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए इस घर की, राइट। तीसरा होता है यही तीसरा भी मार्केट रेट ही है, मतलब व्हाट प्रॉपर्टी कुड अर्न इफ लेट आउट इन द ओपन मार्केट।
जैसे आज के टाइम पे, जैसे कोविड के टाइम पे हम देख रहे थे, कोविड के टाइम पे मार्केट वैल्यू कम हो गई थी, ठीक है, तो किराया भी कम हो गया था। अब जब उसके बाद जब चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, उसके बाद मार्केट रेट बढ़ गया। तो जो ओपन मार्केट है वहाँ पे इस समय क्या रेट चल रहा है, मार्केट का क्या वैल्यू चल रहा है, उस हिसाब से हम प्रॉपर्टी के रेंट को हम कंसिडर करते हैं, राइट। So the important principle here comes that the SSE does not escape taxation merely because the property is not let out, right? The tax is on the inherent capacity of the property to yield income. SSE सिर्फ इस बात से escape नहीं कर सकता टैक्स देने से, that merely because the property is not let out, कि प्रॉपर्टी को लेट आउट किया नहीं गया। प्रॉपर्टी को भले आपने लेट आउट नहीं किया, बट आपकी उस प्रॉपर्टी की कोई तो नेशनल वैल्यू होगी, कोई तो वैल्यू होगी जो अगर रेंट की जाती तो आपको मिलती, भले ही कम होगी लेकिन कुछ तो होगी। इससे रिलेटेड एक केस लॉ है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि भले आपका घर आपका पास आपका घर हो, आपने उसको लेट आउट नहीं किया है, बट आप इस बात से कि हमने लेट आउट किया नहीं, हम टैक्स ही नहीं दे पाएंगे, टैक्स ही नहीं दे सकते, मतलब टैक्स ही नहीं देंगे, हम लायबल नहीं टैक्स देने की, ये आप ग्राउंड नहीं ले सकते, ठीक है। आपको टैक्स देना पड़ेगा, हम नोशनल वैल्यू निकालेंगे उसकी। हो सकता है नोशनल वैल्यू थोड़ा सा डिफर कर जाए, थोड़ा कम हो जाए, बट होगी जरूर, आपको टैक्स देना पड़ेगा उसमें, राइट। अब म्युनिसिपल टैक्सेस को हम कैसे डिडक्ट करेंगे, जैसे एनुअल म्युनिसिपल टैक्सेस हो गए, आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, सिविक लिवाइज हो गए पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स, वो भी डिडक्टेड होंगे इसके अंदर, एनुअल वैल्यू के अंदर। ये हो गया आपको 22 एंड 23 वही है, एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करता है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया कंबाइन करके, राइट। सेक्शन 24 में आपके डिडक्शंस हैं, आप डिडक्शंस कैसे क्लेम कर सकते हो किसी इनकम, मतलब आपने अब टैक्स भर रहे हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसमें आप डिडक्शंस कैसे क्लेम कर सकते हो कि भाई इतना हमको छोड़ दो टैक्स, ठीक है, वो मेंशन है। जैसे जो परसेंटेज रखा गया वो 30% रखा गया ऑफ एनुअल वैल्यू पे। सो जो आपका 24A बोलता है, वो बोलता है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं वो 30% होता है, ठीक है, ऑन द नेट एनुअल वैल्यू। इसका पर्पस पढ़ लेना आपको, कवर्स मेंटेनेंस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशंस, रेंट कलेक्शन चार्जेस, ये सब इसके पर्पस होते हैं। एंड हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, आप डिडक्शन जब क्लेम करोगे तो इसकी लिमिटेशन ओनली लेट आउट प्रॉपर्टीज के लिए होती है, ठीक है, नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो आप 30% जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हो 24 के अंदर, वो खाली लेट आउट प्रॉपर्टीज के लिए होती है, नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो कीप दिस इन माइंड। ओके, अब हम अपने आ जाते हैं केस लॉस पे। केस लॉस आपके इंपॉर्टेंट है, ये तीनों केस लॉस। हेलो सर, एक थोड़ा सा डाउट था मेरा। 23 में ना कि टेक्निकलिटीज बहुत हैं, तो अगर जैसे जितना आपने मेरे को बताया, हमें बताया, अगर हम एग्जैक्टली इतना लिखें तो फिर अच्छा तो होता है ना, मतलब इससे ज्यादा टेक्निकल जानने की जरूरत नहीं है। 23 में नहीं ज्यादा नहीं, डीयू के पेपर में क्या होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं लिखनी होती है, आपको उस लैंग्वेज से जो मेन क्रक्स समझ में आया ना, आप सिर्फ उसको लिख दो, राइट। एंड इफ यू पीपल वांट, आई कैन शेयर माय नोट्स विद यू आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, जो मैंने बनाए थे। They were very simple and crisp, and all the 3 case laws are mentioned in that notes. So आपको ये काफी हेल्प हो जाएगी उससे, ठीक है। अभी के लिए बस हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ऊपर से कि क्या है, ताकि आप जब उसको दोबारा पढ़ो तो आप एक बार में उसको समझ जाओ, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने केस लॉस पे। केस लॉस ही इंपॉर्टेंट है आपके। सो जो पहला केस है वो है CIT वेस्ट बंगाल वर्सेस बिमन बिहारी शॉ। काफी इंटरेस्टिंग केस है इसमें। इसमें क्या हुआ था देखो कि एक इंसान थे बंकू बिहारी शाह, ठीक है, उन्होंने एक विल एग्जीक्यूट करी थी 24 नवंबर 1925 में, राइट। उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज थी वो डेडिकेट करी थी इन कलकत्ता टू डाइटीज फॉर वर्शिप, मतलब भगवान की पूजा के लिए उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज उस विल में वो करी थी, मतलब एग्जीक्यूट करी थी, विल को डेडिकेट कर दी थी भगवान के नाम पे, ठीक। 2 प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी थी उसमें हाउस नंबर 12 विनोद बिहारी शॉ लेन, एंड दूसरी थी 122A मणिकोटला स्ट्रीट। ये कलकत्ता में दोनों जगह हैं, अलग अलग जगहों पे प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब उस विल में क्या था कि एक क्लॉज था, 2 क्लॉज थे बेसिकली।
तो एक क्लॉज था क्लॉज 11, उसमें ये कहा गया था कि बेसिकली द क्लॉज 11 डेडिकेटेड द प्रॉपर्टीज टू डाइटीज, एंड क्लॉज 17 जो था उसने रिस्ट्रिक्ट किया था रेसिडेंस टू द प्रीस्ट एंड सर्वेंट्स। मतलब क्लॉज 17 के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टीज में जो एक सिर्फ प्रीस्ट रहेंगे और सिर्फ सर्वेंट रहेंगे, और कोई नहीं रहेगा उसमें, और कोई भी मतलब कोई भी रेंट में नहीं रहेगा, कोई बंदा, कोई भी फंक्शन नहीं होगा, कोई भी मतलब पब्लिक फंक्शंस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा उसमें, सिर्फ सर्वेंट्स रहेंगे और जो पुजारी होते हैं जो पूजा करते हैं वो लोग रहेंगे, राइट। तो अब हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर पड़ी उसमें, तो उन्होंने उसको टैक्सेबल कर दिया। So the income tax officer assessed the property's annual value based on the potential market rental value, कि जो potential value होती है उस टाइम पे जो potential value थी मार्केट की, उस हिसाब से उन्होंने annual value उसकी निकाल ली और उस पर टैक्स लगा दिया। तो जो एसएससी था, जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे, एक जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रही थी, वो यहाँ पे एसएससी है। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। उन्होंने कहा कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो हमारी रिलीजियस नेचर की है, एंड इससे हमारा एक्चुअल रेंट तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमने से रेंट पे तो चढ़ाया ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ पुजारी और हमारे जो थोड़े बहुत नौकर चाकर हैं वो रहते हैं, राइट। तो एपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर थे एंड दी एपेलेट ट्राइब्यूनल थी, उन्होंने इस ऑब्जेक्शन को उन्होंने अपील कर दिया, मतलब वो बोले कि हाँ सही बात बोल रहे हैं, ठीक है, होल्डिंग दैट द प्रॉपर्टीज हैड नो रेंटल इनकम। सो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था वो गए हाई कोर्ट में। अब मामला पहुंच गया हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे इश्यूज क्या क्या है, ठीक है। पहला इशू था वेदर प्रॉपर्टीज डेडिकेटेड टू रिलीजियस पर्पस विद रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस। दो क्लॉजेस थे ना, एक क्लॉज था 17 जिसमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई थी कि कोई और नहीं रहेगा, सिर्फ पुजारी रहेंगे एंड सर्वेंट्स रहेंगे। सो सॉरी, वेदर प्रॉपर्टीज डेडिकेटेड टू रिलीजियस पर्पसेस विद रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस in the will had any bona fide annual value under section 9 of the income tax act 1922। उस टाइम पे जो इनकम टैक्स 1922 हुआ था उसमें सेक्शन 9 होता था। अभी का जो सेक्शन 22 है हमारा वो सेक्शन 9 था पहले, राइट। तो जब आप पेपर में लिखेंगे ना तो आप पुराना वाला सेक्शन मेंशन करेंगे, बट ब्रैकेट में इक्विवेलेंट टू सेक्शन 22 ऑफ द 1961 एक्ट भी लिख देना, सो थोड़ा सा आपको आंसर इनहेंस हो जाएगा। तो मैंने तो ऐसे ही किया था, ठीक है। तो पहला इशू ये हो गया। दूसरा इशू ये था कि वेदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन लेटिंग द प्रॉपर्टी ड्यू टू रिलीजियस पर्पस एंड विल क्लॉजेस कुड निगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनुअल वैल्यू। जो एनुअल वैल्यू हम निकालते हैं उसको क्या निगेट कर देगा पूरा, राइट। एंड तीसरा जो इशू था वो ये था कि वेदर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन एस्केप फ्रॉम टैक्सेशन अप्लाइड इवन व्हेन द प्रॉपर्टीज वर नॉट एक्चुअली लेट आउट। प्रॉपर्टीज भले हम लेट आउट नहीं कर सकते हैं, लेट आउट नहीं है, प्रॉपर रेंटेड में नहीं है क्या, तो तब क्या प्रिंसिपल ऑफ नो एस्केप फ्रॉम टैक्सेशन अप्लाई होगा। तो इसमें कोर्ट का हम जजमेंट एंड रीजनिंग देखते हैं। तो बेसिकली द हाई कोर्ट आंसर्ड इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मतलब जो एसएससी था उसके अगेंस्ट में उन्होंने जजमेंट दिया, होल्डिंग दैट द प्रॉपर्टीज डू हैव एनुअल वैल्यू डिस्पाइट रिस्ट्रिक्शंस एंड रिलीजियस यूज। तो कोर्ट ने बेसिकली ये बोला कि भले आपने रिस्ट्रिक्शंस क्लॉज लगाए हुए हैं, आपने रेंट आउट नहीं करी है प्रॉपर्टी, बट फिर भी उसकी एनुअल वैल्यू कुछ तो होगी, है ना, उसकी एनुअल वैल्यू कुछ तो होगी, और जो होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब डिटेल रीजनिंग हम इसकी देखते हैं कि कोर्ट ने बेसिकली कहा क्या था। तो सबसे पहले तो कोर्ट ने सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1922 को डिफाइन किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो बेसिकली इसमें कहा था, ये कहा था कि सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 ऑफ द इनकम टैक्स 1922 जो है दैट डीम्स एनुअल वैल्यू टू बी द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर, राइट। अब इसमें कोर्ट ने 4 चीजों को एम्फसाइज किया था। पहला, द स्टैट्यूट्स यूजेस द वर्ड माइट, बिकॉज जब माइट आ जाता है ना तो हमें कंपल्सन आ जाता है कि हमको करना ही करना है। कैन और इस थोड़े से वेग होते हैं, मतलब उसमें इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, बट जो माइट है वो फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है हम लोग, राइट। तो पहला था द स्टैट्यूट यूजेस द वर्ड माइट, दिस इंडिकेट्स नोशनल और हाइपोथेटिकल लेटिंग वैल्यू। तीसरा, द लायबिलिटी टू टैक्स डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल लेटिंग और एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द इनकम। What is charged is the inherent capacity of the property to yield income based on ownership, right?
तो ये आपको मेंशन करना है अपने एग्जाम में, राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये बोला था, जैसे हमने डिस्कस किया ऊपर, कि नो एस्केप फ्रॉम टैक्सेशन फॉर अनलिटेबल प्रॉपर्टीज। कोर्ट ने इसमें एक केस साइट किया था, ये इसका नाम था डीएम वकील वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1946 में। तो इस केस में 3 चीजें बोली गई थी, दैट द फर्स्ट इज टैक्स इज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनाफाइड एनुअल वैल्यू irrespective of whether the assessee receives the value or not, right? Tax payable होगा irrespective of whether the assessee receives the value or not. भाई अगर रेंट पे उसने दिया होगा तो उसको वैल्यू रिसीव होगी, नहीं दिया होगा तो उसका कुछ नोशनल वैल्यू हम अज्यूम करके चलेंगे जो उसको मिल रही है, राइट? सो irrespective of whether the assessee receives value or not. Second, the tax is not on actual income received but the property's earning capacity. राइट, भले आपने रेंट पे नहीं चढ़ाया, आपको एक्चुअल मनी रिसीव नहीं हुई है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की जो कैपेसिटी है, अर्निंग कैपेसिटी है, वो तो कुछ तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो नील हो जाएगी, नील होती है कुछ चीज़ों में होती है, बट उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है कुछ तो होती ही हमेशा, राइट। तो इस पर डिपेंड करता है। इवन इफ प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की गई है तो भी द एसएससी डज नॉट एस्केप टैक्सेशन, राइट। तो 3 चीजें बोली गई इसमें, इस डीएम वकील वाले केस में, जो आपको रिफर करना है अपने केस में। पहला, टैक्स इज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनाफाइड एनुअल वैल्यू irrespective of whether the assessee receives the value or not. दूसरा, the tax is not actual income received, the tax is not on actual income received but on the property's earning capacity. Third, even if property is not let out, the assessee does not escape taxation. Okay? बस इस केस में मेन चीजें यही थी। ओके, लायबिलिटी किस पे आएगी ये भी कोर्ट ने बताया था, दैट द लायबिलिटी टू टैक्स डिपेंड्स ऑन ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ओनर्स पावर टू लेट द प्रॉपर्टी, it does not depend on the owner's capacity to receive the annual value, it does not depend on the actual receipt of the income. So इस केस का सिग्निफिकेंस क्या था, मतलब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा इस केस का। तो कोर्ट ने जो रेशियो दिया था उसमें 4 बातें बोली थी, वही 4 बातें जो हमने अभी तक डिस्कस करी हैं। पहला, that annual value is determined on the basis of potential earning capacity, not actual income. Restrictions reducing but not eliminating, right? जो restrictions आपने लगाई थी उसमें कि सिर्फ 2-3 लोग रहेंगे, इसके अलावा नहीं रहेंगे, वो रिड्यूस कर रही हैं इनकम को, बट एलिमिनेट नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं कि उससे बिल्कुल ही इनकम आपको नहीं मिलेगी, हम ये कंसिडर करेंगे कि आपको नोशनल इनकम कुछ तो मिलेगा, राइट? सो रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूसिंग बट नॉट एलिमिनेटिंग, the letting capacity do not negate annual value. Ownership is the basis of taxation, not the rental status or actual receipts. जो बेसिस है टैक्सेशन का वो हमेशा ओनरशिप ही रहेगा, रेंटल स्टेटस आपका कैसा है कैसा नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? लास्ट इज नो प्रॉपर्टी कैन कंप्लीटली एस्केप टैक्सेशन merely because it is not let out or earning income, राइट? कोई भी प्रॉपर्टी टैक्सेशन से इस वजह से एस्केप नहीं कर सकती है कि उसको लेट आउट नहीं किया गया है या फिर उसकी कोई अर्निंग, मतलब उसकी कोई इनकम अर्न नहीं हो रही है। बस ये आपका केस खत्म हो जाता है यहाँ पे। सो बेसिकली इसमें केस उनके जो एसएससी थी उनके अगेंस्ट में गया था। हाई कोर्ट ने जो टैक्स डिपार्टमेंट था उनके फेवर में केस किया था कि आप टैक्स लगाइए इन पे, नोशनल है, थोड़ा कम है लेकिन है। सो अब आते हैं केस हमारे सेकंड केस पे, दैट इज ईस्ट इंडिया हाउसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट ट्रस्ट। इसमें बेसिकली मैं ओवरव्यू बताता हूँ इसमें क्या बेसिकली क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था कि मान लो अगर कोई कंपनी है वो कुछ लैंड खरीदती है और उस लैंड में कुछ दुकानों को, शॉप्स को किराए पे देती है और उस किराए से जो उसके पास इनकम होती है, राइट, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर आएगी, ना कि बिजनेस के अंदर जाएगी। सो बेसिकली ये था ओवरव्यू। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं इसमें। सो इसके फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो ईस्ट इंडिया हाउसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट ट्रस्ट था, एक प्राइवेट कंपनी थी ये बेसिकली। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था विद द ऑब्जेक्ट ऑफ बाइंग, डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग मार्केट्स इन 1946 की बात है ये। सो बेसिकली इस कंपनी का काम क्या था कि वो बाय करती थी, डेवलप करती थी एंड एक मार्केट बनाती थी, एक मतलब प्रॉपर्टी बाय करती थी, जमीन उसको डेवलप करती थी और वहाँ पे मार्केट्स लगाती थी और जो भी मार्केट्स में जो दुकानें होती थी उससे वो रेंट लेती थी, राइट?
सो इन 1946 क्या हुआ कि इट परचेज, मतलब इसने 10 बीघा जमीन ली, ठीक है, इन कलकत्ता में इसने 10 बीघा जमीन ली एंड कंस्ट्रक्टेड अ मार्केट विद शॉप्स एंड स्टॉल्स ऑन प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो जो 1953 या 1954 असेसमेंट ईयर था, तो उसमें कंपनी ने कुछ रेंटल इनकम रिसीव करी होगी ऑब्वियसली, तो वो थी 53,000 के समथिंग। एंड शॉप से जो शॉपकीपर्स थे उनसे इसने करीब 30,000 रुपए का रेंट लिया फ्रॉम द स्टॉल्स, राइट।